कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पति की ओर से एक एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि जो शिकायतकर्ता ने उन अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जो विशिष्ट आरोप लगाए हैं, जिनके लिए याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, यानी कि शिकायतकर्ता ने जो धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में अपनी बात की पुष्टि की है, जिसके बाद कोर्ट ने सेक्शन 366, 376, 498 ए, 406, 506, 328 और 34 की जो आईपीसी की धारा के तहत जो याचिका को खारिज कर दी। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि जो शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता संघ के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप लगाए, उसने उसे अपने आवास पे इस बहाने से बुलाया कि उसने एक लंच पार्टी का भी आयोजन किया था। वहां पहुंचने पर शिकायतकर्ता को पता चला कि कोई अन्य मेहमान नहीं थे। याचिकाकर्ता ने उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई और होश में आने पर उसे पता चला कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अनुचित उसकी तस्वीरें और वीडियो भी लिए थे। इस आशय के भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने नवंबर 2012 में शिकायतकर्ता को उसकी अनुचित तस्वीरें और वीडियो को सार्वजनिक करने की भी धमकी देकर जबरदस्ती उसे हरिद्वार के एक होटल में ले गया था। उसके बाद उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरदस्ती भी शादी की थी, लेकिन उसके बाद उसने दहेज के लिए उसे परेशान शुरू कर दिया था और रुपए की मांग की थी, जिसमें 6 लाख रुपए थे। आगे यह भी आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता के साथ, यानी याचिकाकर्ता ने उसके घर का दौरा किया और याचिकाकर्ता ने अपने पिता से रुपए देने को भी कहा, जो कि रिसेप्शन समारोह के खर्च में 6 लाख रुपए एक कार की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का यह मामला, जब वह याचिकाकर्ता के घर आई तो वह अपने साथ कई सामान लेकर आई थी, जिसमें उसके सोने के आभूषण भी शामिल थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसे वापस नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। वर्तमान जो मामले में जो एफआईआर थी वो शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वो याचिकाकर्ता को जानती है। वह बचपन से ही उसने उसके मास्टर के पैटर्न एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद की। ऐसा कहा गया कि जब शिकायतकर्ता अपने कॉलेज के 7वें सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप के अवसर में तलाश में थी, तो याचिकाकर्ता ने उसे अपने कार्यस्थल पर इंटर्नशिप की एक पेशकश की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान में याचिकाकर्ता ने अपने वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी साझा की थी। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से संपर्क करना जारी रखा, उसके शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 2012 को याचिकाकर्ता ने उसे अपने घर पर एक लंच पार्टी के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उसने अपना मास्टर कोर्स पूरा कर लिया था, जहां उसके परिवार और दोस्तों को भी उत्सव में भी उस पार्टी में शामिल होना था। आरोप यह भी है कि जब शिकायतकर्ता उसके घर पहुंचे तो पता चला कि याचिकाकर्ता के अलावा वहां कोई है ही नहीं, जिसने उसे सूचित किया। उसने पहले ही भोजन का ऑर्डर दे दिया है और मेहमान कहा है कि रास्ते में है। इसके बाद उसने शिकायतकर्ता को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की एक पेशकश दी, उसको दिया और उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। आरोप यह भी है कि जब उसे होश आया तो उसको खुद को याचिकाकर्ता के साथ बिना कपड़ों में और उसकी कुछ अतरंग तस्वीरें वीडियो को सार्वजनिक करने की भी धमकी दी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता बाद में भी याचिकाकर्ता के अलावा किसी और से सगाई हो गई। आगे यह भी आरोप था कि 2012 में याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता उसकी अनुचित तस्वीरें वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने की भी धमकी देकर उसे हरिद्वार जाने के लिए भी मजबूर किया और उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। यह भी आरोप था कि 2013 को शिकायतकर्ता के साथ उसके खरीदारी के लिए वो जनपद गई थी और उसने आर्य समाज मंदिर में ले गया, जहां उसकी पूर्व जानकारी के बिना उससे शादी की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी और यहां तक कि शादी के प्रयोजन के लिए गवाह भी मौजूद थे। आरोप यह भी है कि उसने आपत्ति के बावजूद फोटो वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर याचिकाकर्ता ने उसे शादी करने के लिए भी मजबूर किया था। उसके बाद शादी के बाद याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपने घर में स्थानांतरित होने के लिए कहा, जिसके बाद वह आभूषण, किताब और कपड़े, दस्तावेज आदि अपना सामान लेकर उसके घर गई। याचिकाकर्ता ने अपना सारा सामान ले लिया।
लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपने घर वापस जाने के लिए भी कहा था, क्योंकि उसने अभी तक अपने माता पिता को शादी के बारे में सूचित नहीं किया था। ऐसा कहा गया कि शिकायतकर्ता तब अपने घर लौट आई, लेकिन कुछ दिन बाद याचिकाकर्ता ने उसे सूचित किया कि उसकी मां रुपए चाहती है, रिसेप्शन खर्च में जो 6 लाख खर्चे हुए हैं वो उसको चाहिए। जिसे सुनने के बाद शिकायतकर्ता ने 2023 को अपने माता पिता के घर से पहली मंजिल से भी बालकनी से भी छलांग लगा दी थी। आगे ये भी कहा गया कि बदला लेने के लिए याचिकाकर्ता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर उसकी वैवाहिक तस्वीरें पोस्ट की और इसकी ईमेल आईडी को भी हैक कर ली। कुछ दिन बाद याचिकाकर्ता अपने पिता यानी याचिकाकर्ता संज्ञा के उसके माता पिता के घर गया, जिन्होंने जो रुपए की मांग की थी यानी कि 6 लाख एक आल्टो कार। उसके माता पिता उस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने CAW की सेल में एक शिकायत दर्ज कराई और सामाजिक दबाव यानी शिकायतकर्ता ने सोने के आभूषणों को छोड़कर अपना सारा सामान वापस कर दिया। इन्हीं आरोपों को मौजूदा FIR दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया गया और 2017 में जब आरोपी व्यक्ति यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 366, 376, 328, 506 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए और दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ IPC की जो धारा है 498A, 406 और 34 के तहत दर्ज की गई। आरोपी की तरफ से वकील ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क था कि याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए मनगढ़ंत और तुच्छ आरोपों के आधार पर वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया। यह भी कहा गया याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता 2013 में एक दूसरे से शादी कर ली थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शिकायतकर्ता ने एक शपथ पत्र में भी हस्ताक्षर किए थे और उस पर अपना अंगूठा भी लगाया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह किसी प्रकार दबाव और बिना किसी दहेज के किसी मांग के बिना हुआ है। यह भी कहा गया कि शादी के दौरान विभिन्न तस्वीरें लिए गई, जिसमें शिकायतकर्ता बहुत खुश देखा जा सकता है, जिसमें पता चलता है कि जबरन शादी के आरोप झूठे हैं। यह भी तर्क दिया गया कि 1 महीने बाद शिकायतकर्ता के पिता को उनकी शादी के बारे में पता चला। उन्होंने शिकायतकर्ता को एक ईमेल लिखा कि वे याचिकाकर्ता को स्वीकार नहीं कर सकते, उनको दामाद के रूप में, और बाद में शिकायतकर्ता ने उसके मायके बंद कर दिया। विभिन्न तस्वीरें ली गई जिसमें शिकायतकर्ता को बहुत खुश देखा जा सकता है, जिससे पता चला कि जो जबरन शादी के आरोप झूठे हैं। जो विपक्ष की तरफ यानी कि शिकायतकर्ता के जो वकील ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि एक नशे में दुष्कर्म एक घृणित कृत्यों को अतरंग तस्वीरों और वीडियो को तैयार करने के लिए फिर से उजागर करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का एक मामला है। यह भी कहा गया घटना के समय याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और जबकि शिकायतकर्ता केवल 21 से 22 वर्ष की थी और वे दोनों भाई बहन जैसा रिश्ता साझा करते थे। इसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता पहले से ही एक अन्य महिला से शादी हो चुकी है। वकील ने आगे यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में याची के खिलाफ जो विस्तृत और विशिष्ट आरोप लगाए जो वर्तमान FIR में परिणित हुए हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है और कथित अपराधों का कमीशन यानी कि इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जो शिकायतकर्ता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जो दुष्कर्म किया और योजनाबद्ध तरीके से अश्लील तस्वीरें वीडियो लिए जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उसकी सहमति के बिना उसे हरिद्वार ले गया और इस इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार तर्क दिया गया और वर्तमान जो याचिका उसको खारिज करने योग्य है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात जो शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष रखी। इन दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो पति के खिलाफ जो IPC की धारा है और 366, 376, 498, 406, 506 और 328 की जो याचिका है उसको FIR रद्द करने की जो उन्होंने मांग की थी उसको खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसे रिलेटेड कोई केस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉल अपना एक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।